Thank you. Thank you so much everyone, and to my dear friend Rahul. Thank you for taking this initiative and organizing this discussion. I would say this is the need of an hour today. और मंच पे बहुत कम लोग रहेंगे, so जिन्होंने भी मेरे से पहले बोला बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू आनंद सर. और आप सबका a room with full of talent, with I think extraordinary brains. I must congratulate to all of you. क्या कर दिया यार, क्या कर दिया है. ये भाषण कम, और मुझे लगता है कि I feel very small in front of you all today, क्योंकि मैं करने में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, कहने में कम. और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि क्या कर दिया है आपने. इतनी स्ट्रॉन्ग वॉइस ऑफ डिसेंट, ऐसा आर्ग्यूमेंट, ऐसी पढ़ाई करना, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स आपके बीच में से निकल के आ रहे हैं, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स कि आज आपने सरकार को इस लेवल पे ला दिया कि असली में अगर आप रियलिटी देखो तो सरकार डर रही है, सरकार डर चुकी है. ये सब क्लासिफिकेशन करना, ये हमें तोड़ना, वर्गीकरण करना, इसके पीछे साजिश नहीं है. क्लियर कट हमें दिख रहा है. जो 7 जजेस का बेंच, जिसे मैं कहूंगी बाबरी मस्जिद का बेंच, मैं क्लियर है सबको, बाबरी मस्जिद का बेंच, कि उसमें भी क्लियर है भाई, उसमें भी वो बेंच जो था उसके पीछे कौन था वो सबको पता है, और इस बेंच के पीछे कौन है ये भी सबको पता है, और सबने देखा है. ये बेंच किसका दिया हुआ फैसला पढ़ रहा था, और किसके दिए हुए फैसले पे जजमेंट दिया, कहां से वो जजमेंट आया, किसने दिया, ये हमें बहुत अच्छे से पता है. और हमारी, मुझे तो अपने आप को देखकर, अपनी आवाज को देखकर, आप सबको देखकर बड़ी हिम्मत नजर आई. जैसे मेरे से पहले स्पीकर, सबसे पहले स्पीकर आए मुझसे जब राजेंद्र सर बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सरकार के पास क्या प्रोसीजर है, क्या करेगी, कैसे क्लासिफिकेशन करेगी, 1200 कुछ जातियां हैं, कैसे तोड़ेगी और कैसे डिवाइड करेगी, कैसे बताएगी कि किस जाति को क्या नहीं मिला. पर मुझे लगता है कि हमारे पास प्रोसीजर है, मेरे पास प्रोसीजर है. और अगर ये प्रोसीजर आप सब लोग मेरे साथ मानो, तो जो लास्ट में स्पीकर बोलता है उसके लिए फायदा होता है कि सबने फैक्चुअल डेटा दे दिया, सबने अपनी अपनी बात कर दी, सबने सब कुछ कर दिया, दोहराने की जरूरत नहीं है. अब बात करते हैं कि किस तरीके से इस प्रोसीजर जो है वो सरकार को दिया जाए. क्लासिफिकेशन करनी है. आपने कह दिया कि एक वर्ग हमारे अंदर जिसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, एक कास्ट है जो सबका हक खाकर बैठी है, जिसके पास सब कुछ है, नौकरी है. पहली बात है, ये बात ही पूरी कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि बाबा साहब ने या हमारे संविधान के अंदर जो रिजर्वेशन है उसका बेसिस कभी भी इकोनॉमिक्स नहीं था, उसका बेसिस कभी भी पैसा नहीं था. उसका जो बेसिस था, उसका जो मूल था सिद्धांत, वो सिर्फ जो सोशली और एजुकेशनली पीछे छूट चुके हैं लोग, बैकवर्ड रह चुके हैं, उनको आगे लाना. उसका मतलब ये नहीं था कि हाँ मैं आपको रिजर्वेशन दे रहा हूँ, मैं आपको IAS बना रहा हूँ, मैं आपको डॉक्टर बना रहा हूँ, तो आपके अकाउंट में इतना पैसा आएगा तो आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी और फिर इसके बाद आपकी आने वाली नस्लों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है. इसका मतलब ये नहीं था. सोसाइटी के अंदर अगर मेरा बाप IAS है या मेरा बाप डॉक्टर है, तो क्या आप मुझे उन गंदी निगाहों से देखना बंद कर दोगे? आप मुझे मेरे साथ छुआछूत जातिवाद करना बंद कर दोगे? आप मेरे साथ जो सोसाइटी के अंदर हाल होता है कि अगर आप जितनी पोजीशन पे जाते हो उतना आप इनकी आंखों में खटकते हो. आपने हाल ही में, मुझे लगता है मेरा आंदोलन सबने ही देखा होगा, जो बहुत बार हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि जब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब हम अपनी आवाज उठाते हैं, तब हम we become more glaring to their eyes. हम ज्यादा उनको दिखते और ज्यादा चुपते हैं कि ये चंद बच्चे, ये चंद पढ़ लिख कर आके प्रोफेसर से बोलते हैं, ये विरोध दर्ज करवाते हैं. अगर इसके जैसे रिजर्वेशन का लाभ उठाकर सभी ऐसे हो गए, सभी ऐसे निकल गए, तो हमारी तो पोल पट्टी खुल जाएगी, हम कहाँ जाएंगे. लेकिन शायद वो ये भूल चुके हैं कि रिजर्वेशन लेने वाले वी आर नॉट द फर्स्ट वंस. हमसे पहले 3000 साल का रिजर्वेशन, 100% रिजर्वेशन, बेसिक रिजर्वेशन किसने लिया था, किसको अधिकार था पढ़ने का, किसके दादा बाबा, किसके दादा CGI है, कौन खुद CGI है, किसका बेटा जज है. मेरा दादा तो नहीं है, मेरा बाप तो नहीं है, मैं तो नहीं हूं. तो फिर 100% कोलेजियम सिस्टम से बैठने वाले कौन है. तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो मैंने हाल ही में अपने मीडिया के साथियों के साथ जंतर मंतर पे 21 अगस्त को शेयर किया था. आप सब इंटेलेक्चुअल हैं और आप वाकई में क्रीमी लेयर नहीं
इसीलिए वो आपसे डरते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग, ये लोग बहुत छोटे हैं, ये नहीं सोचने की जरूरत है। हाँ, ये वक्त बिल्कुल इमरजेंसी का दौर है, और ये इमरजेंसी का दौर क्यों लागू हो चुका है आज? क्योंकि जो निकम्मे, निठल्ले, बोल सकती हूँ, जो चीप मेंटालिटी के, है ना, बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो कैमरास यहाँ पे लगे हैं ना, हाँ जोर से, ये जो कैमरास, ये जो कैमरास यहाँ पे लगे हैं ना, ये कैमरा सीधे जाते होंगे आरएसएस की शाखाओं में, ये मोदी के दफ्तर में, और दिखाते होंगे कि किस स्पीकर ने क्या कहा। क्या पता वो सोशल मीडिया देखते या नहीं देखते, लेकिन उनको समझ में आनी चाहिए। ये इमरजेंसी का दौर जो आज लगा है, ये किसकी वजह से लगा है? ये उनकी वजह से नहीं जो कभी हमारे लिए खड़े नहीं हुए। ये उनकी वजह से नहीं लगा कि जब हमारी बहन बेटियों का रेप होता था, जब हमारे लोग मरते थे, तो शमशान घाट में ये कहकर कि ऊंची जात वालों का यहाँ की अर्थी जलाई नहीं जा सकती, यहाँ आपको दफनाया नहीं जा सकता। जब हमारा बच्चा घोड़ी पे चढ़ता था, मूंछ रखता था, तो उसको घोड़ी पे बैठने नहीं दिया जाता था। जब हमारा बच्चा पानी की आस में घड़े से पानी पीता था, उसको मार दिया जाता था। ये वो लोग जो हमारे लिए तब आके नहीं लड़ते थे। ये इमरजेंसी का दौर उन लोगों के लिए नहीं है। ये इमरजेंसी का दौर जो लगा है आज, ये हमारे अपने निकम्मे निठल्ले लोग जो सांसद बन के भाजपा में बैठे हैं, उनकी चुप्पी, उनकी गुलामी, उनकी चाटुकारिता की वजह से आज हम ये सब सह रहे हैं। आज हम सबके कंधों पे ये बड़ी जिम्मेदारी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, forget that there is opposition in the country, because opposition plays dirty politics. Opposition picks and choose things for their own benefits. कि ये मसला अगर हमें सूट कर रहा है, हमारे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को सूट कर रहा है, तो हम इस मसले को उठाएंगे। अगर कोई दलित बच्चा मर जाता है, अगर हमारा इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो जाता है, ये सुसाइड हो जाती है, इट इज वेरी इजी फॉर द ऑपोजिशन। आओ ना, मोमबत्ती तो जलानी है, डफली तो बजानी है, 4 नारे तो लगाने हैं, सो यू विल गेट ए पॉलिटिकल लैंडनेस। आई एम राइट आशुतोष? ऐसा होता है। तो जब जीते जी आप विरोध करते हो और अपनी बात रखते हो, आप मैदान में खड़े होते हो, तब ये लोग आपके साथ नहीं आएंगे। सो ये आपके ऊपर बहुत बड़ी और मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी आर द रियल वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन एंड द वॉइस ऑफ डिसेंट इन टुडेज टाइम। हम लोगों पे जिम्मेदारी। एंड आई थिंक मेरे कंधे इतने मजबूत हैं कि ना मैं जेल से डरती हूँ, ना मैं इनकी खोखली धमकियों से डरती हूँ, ना मैं इनकी रेप की धमकियों से डरती हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मैं इतनी सक्षम हूँ। और मैं अपने साथ जो हमारी टीम भी है, और हम अपनी महिलाओं को भी ये सिखाते हैं कि अगर मुझे कोई उंगली लगा के छुएगा तो मैं वो उंगली नहीं, मैं पूरा हाथ वापस लेकर आऊंगी। इतना दम मैं अपने आप में रखती हूँ, और मैं सरकार से लड़ना जानती हूँ। और मुझे यही लगता है कि ये चंद लोग, जब हम घर वापस इस ऑडिटोरियम के बाहर जाएंगे और हम यहाँ से एक मैसेज लेकर जाएंगे कि अब हम जो लोग विभाजन करने की, डिवीजन करने की हमारे अंदर कोशिश कर रहे हैं, हमें तोड़ा जो जा रहा है, हमें जो आपस में बांटा जा रहा है, चलो कसम खाते हैं, ये जो आज हिंदू वाहिनी वाले लोग, ये जो आज करनी सेना वाले लोग, हमारे समाज के लोगों को एक वर्ग, जो हमारे समाज का सबसे मेहनतकश वर्ग, जिसे वाल्मीकि समाज या धनिक समाज कहते हैं, जो सबसे, मैं कहती हूँ लोगों से कहते हैं कूड़े वाले, नो दे आर सफाई वाले। कूड़े वाले तो हम हैं, गंदगी तो हम फैलाते हैं। सफाई करने वाला वर्ग जो सबसे मेहनत का काम करता है, उसके ऊपर सबसे बड़ी गाज जो गिरी है। हर दिन देखो, तीसरे दिन दिल्ली जंतर मंतर या दिल्ली के किसी मंत्री के ऑफिस के बाहर को धरना लगा के बैठा तो भैया नौकरी पक्की कर दो, भाई ठेकेदारी प्रथा हटा दो, हमारी जो नौकरी है 4th ग्रेड 3rd ग्रेड जो भी है इसको पक्का कर दो। सरकार ने नहीं किया ना, आपने पक्का नहीं किया, और आप ये कह रहे हो कि आपका हक ये वाली जाति वाले लोग खा गए। इन लोगों के लोग पढ़ के IAS बन के, डॉक्टर बन के, XYZ बन के, लेकिन ये आपका हक खा गए। हम हक नहीं खाए, हमने हक नहीं खाया। सरकार ने जो उनका हक अधिकार बनता था, जो 12वीं पास तक फ्री एजुकेशन का जुमला दिया, वो 12वीं पास तक नहीं चाहिए। 12वीं पास किया हुआ बच्चा IAS नहीं बन सकता, 12वीं पास किया हुआ बच्चा बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जाकर नहीं बैठ सकता। उनको फ्री हायर एजुकेशन टिल PhD और वॉट एवर दे वांट टू डू, वहां तक उनको फ्री एजुकेशन मुहैया कराया जाए, नंबर 1। ये मेरा पहला सुझाव है, जिसके लिए ये ध्यान से सुनना, हम नहीं, हम सेकंड में खड़े होंगे, सेकंड लाइन में। पहली लाइन में कौन खड़ा होगा? भारत की जो आज वर्तमान सरकार है वो भ्रष्ट जनता पार्टी, विच इज BJP, भारतीय जनता पार्टी, वो दूसरे नंबर पे खड़े होंगे हिंदू सेना, कर्णी सेना, व्हाटएवर दी सेना, दी सो कॉल्ड एंटी सोशल एलिमेंट्स, जो इनके संगठन है वो, जो आज हमारे समाज के लोगों को उकसा रहे हैं और आपस में लड़ा रहे हैं। वो हमारा अधिकार मांगेंगे बैकलॉग का। नौकरी हमने नहीं खाई, हमें NSS किया, हमें जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, अब बेंच फुल ऑफ लिटरली वो खुद नॉट सूटेबल लोग हैं जो हमारा इंटरव्यू लेते
सुटेबल करके। अभी हाल ही में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ओबीसी पोस्ट पे इंटरव्यू था, NFS कर दिया।